वेलकम बैक फ्रेंड्स। पिछली वीडियोस में हम बात कर चुके हैं कि किस तरीके से सेल साइकिल रेगुलेट किया जाता है, किस तरीके से हमारे सेल के अंदर चेक पॉइंट्स होते हैं डिफरेंट, जो चेक करते हैं कि सेल डिवाइड होना है या नहीं होना, और किस तरीके से साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज साइक्लिन वर्क करते हैं और डिफरेंट प्रोटीन्स को फॉस्फोरिलेज करवाकर एक्टिवेट कराते हैं और सेल साइकिल को प्रोसीड करवाते हैं डिफरेंट स्टेजेस के अंदर। इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से सेल साइकिल को रोका जाता है, कि सेल साइकिल अरेस्ट होता है, डिफरेंट प्रोटीन्स जो सेल को डिवीजन से रोकती हैं, क्योंकि कोई ना कोई अगर कोई फॉल्ट होता है, डीएनए डैमेज होता है, तो डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं वो सेल साइकिल को रोकती हैं। हमारी जो सेल होता है उसको दो तरह के सिग्नल्स मिल रहे होते हैं, पॉजिटिव सिग्नल्स, नेगेटिव सिग्नल्स। पॉजिटिव सिग्नल्स में हमें पता है CDK और साइक्लिन है जो सेल को डिवाइड करवाते हैं। नेगेटिव सिग्नल्स में हमारा P53 प्रोटीन, P21, CHK, ATM और रेटिनोब्लास्टोमा RB प्रोटीन। तो डिफरेंट प्रोटीन होती हैं जो सेल साइकिल को अरेस्ट करवाती हैं और सेल साइकिल को फर्दर प्रोसीड करने से रोकती हैं। तो किस तरीके से P53 मैकेनिज्म या P53 प्रोटीन सेल साइकिल को रोकती है, तो हम देखते हैं कि जब भी डीएनए डैमेज होता है, P53 बेसिकली एक ट्यूमर सप्रेसिंग फैक्टर है, यानी ट्यूमर को रोकती है, कैंसर होने से रोकती है प्रोटीन। फॉर सपोज ये हमारा डीएनए है और यूवी रेडिएशन या रेडियो एक्टिव रेस की वजह से हमारा डीएनए यहाँ से डैमेज हो गया, तो P50 यहाँ पर हमारे पास सेल के अंदर कुछ सेंसरी प्रोटीन होती हैं, हम कहते हैं CHK2 एंड ATM। ये CHK2 और ये ATM प्रोटीन होती हैं, ये सेंस करती हैं इसको कि डीएनए अब डैमेज हो चुका है, और ये जाकर एक्टिवेट कराती हैं P53 प्रोटीन को। नॉर्मली P53 हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है लेकिन कम अमाउंट में, और इसकी हाफ लाइफ बहुत कम ज़्यादा होती है, यानी कि बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है। P53 प्रोटीन बनती है, डिग्रेड हो जाती है, बनती है, डिग्रेड हो जाती है, और बहुत कम क्वांटिटी में हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन जब डीएनए डैमेज हो जाता है इसकी क्वांटिटी एकदम हाई हो जाती है। CHK और ATM2 इसकी प्रोडक्शन भी करवाते हैं और इसको ज़्यादा एक्टिविटी इसकी बढ़वा देते हैं और इसको एक्टिवेट कराते हैं। जनरली P53 हमारी जो सेल है उसके अंदर प्रेजेंट होता है P53 MDM2 के साथ, MDM2 प्रोटीन के साथ। MDM2 इनहिबिटर है P53 का, P53 को ये वर्क नहीं करने देता। तो जब CHK ATM सेंस करते हैं डीएनए डैमेज को, तो ये क्या करते हैं, दोनों की फॉस्फोरिलेशन करवा देते हैं। फॉस्फोरिलेशन होने से P53 MDM2 से अलग हो जाता है। P53 क्या करता है, WAF1 जीन होता है, WAF जीन, हमारे डीएनए के अंदर एक जीन होता है WAF1 जीन। ये P53 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक एक्ट करता है, ये जाकर WAF1 के प्रोमोटर पर सिट बैठ जाता है जाकर, और WAF1 जीन को एक्टिवेट करता है और प्रोटीन की प्रोडक्शन कराता है। WAF1 प्रोटीन जीन जब एक्टिवेट होता है तो mRNA जो यहाँ से हमें मिलेगा, WAF1 जीन का जो mRNA हमें बनेगा, mRNA वो प्रोटीन बनाएगा P21। WAF1 जो जीन है वो एक्टिवेट होगा और वो P21 प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाएगा। किसकी वजह से, P53 उससे करवाएगा ये P21 की फॉर्मेशन। P21 बेसिकली इस तरह की एक प्रोटीन है जो P53 है, ये सेल साइकिल को अरेस्ट कहाँ करवाता है, G1 से S फेज में जब सेल जा रहा होता है तो G1 पे ही रोक लेता है सेल को। तो G1 चेक पॉइंट पर P53 प्रोटीन है वो सेल साइकिल को अरेस्ट करवाएगी। G1S ट्रांजिशन पे हमारे पास जो साइक्लिन्स होती हैं, कौन कौन सी, साइक्लिन E एंड A और CDK2। P21 क्या करेगा, जाकर इनके ऊपर अटैच कर देगा और इनको इनहिबिट कर देगा, इनकी एक्टिविटी को रोक देगा। P21 जब इनकी एक्टिविटी को रोक देगा तो सेल G1 से S फेज में मूव नहीं कर सकेगा। जब सेल G1 से S फेज में मूव नहीं करेगा, सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगा। अब P53 2-3 काम और करता है। पहला काम उसने किया, सेल साइकिल को रोक दिया। दूसरा काम P53 क्या करेगा, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगा। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म डिफरेंट एंजाइम को और प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा
जो डीएनए रिपेयर में मदद देंगे, जैसे डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम, डीएनए ब्रेक रेप्लिकेटिंग एंजाइम, तो डिफरेंट एंजाइम को एक्टिवेट करेगा P53। अगर रिपेयर नहीं हो पा रहा डीएनए, तो तीसरा काम P53 क्या करेगा, ये एक डेथ कैस्केड को एक्टिवेट कर देगा, यानी एपोप्टोसिस पाथवे को एक्टिवेट कर देगा और सेल की डेथ हो जाएगी। नॉर्मली हम हर 3 बंदों में से एक बंदे को कैंसर से ज़िंदगी में वो कभी ना कभी गुजरता है, सेल में डिफेक्ट ज़रूर आता है। तो ये P53 मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से वो सेल किल हो जाता है और वो सेल आगे प्रोलिफेट नहीं कर पाता। अगर वो सेल प्रोलिफेट कर दे, फॉर सपोज P53 की अगर जीन है, P53 की जीन है, एक जीन होता है P53 का हमारी बॉडी में, उसके 2 अलील्स होते हैं। अगर ये दोनों अलील सप्रेस हो जाएं किसी वजह से और ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकें, तो वो सेल प्रोसीड कर जाएगा G1 से, आगे जाकर वो G1 में जाएगा एम फेज और रेप्लिकेट करेगा और एक कैंसर फॉर्मेशन हो जाएगी हमारी बॉडी में। अगर दोनों अलील में से एक अलील भी फंक्शनल है तो कैंसर नहीं होता। जो मोस्टली कैंसर होते हैं उनमें P53 मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा होता, वो सप्रेस हो गया होता है। इसके अलावा अगर एक और मैकेनिज्म होता है कि अगर सेल प्रोसीड कर गया है, सेल एक नॉर्मल सेल है, वो G1 फेज से आ गया S फेज में और S फेज से वो G2 में चला गया है, लेकिन सेल देख रहा है कि S फेज के अंदर डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन जो हुई है वो प्रॉपर तरीके से फुली हुई नहीं है और सेल आगे आके प्रोसीड कर गया है। तो इसके लिए भी हमारे सेल के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, उसमें हमारे पास आती है ATR और CHEK1 CHK1। P53 मैकेनिज्म में CHEK2 थी, यहाँ CHEK1। ATR और CHEK1 प्रोटीन होती हैं, ये एक्टिवेट हो जाती हैं अगर पूरी तरीके से सिंथेसिस फेज में डीएनए ने रेप्लिकेट नहीं किया तो G2 फेज में ये दोनों एक्टिवेट हो जाती हैं। ये एक्टिवेट होकर क्या करती हैं, CDC25 को इनएक्टिव कर देती हैं। CDC25 को इनएक्टिव क्यों करते हैं, क्योंकि जब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर जो एम फेज के अंदर साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस होता है, वो इस तरह से होता है CDK1 और इसके साथ साइक्लिन B आकर अटैच कर जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास टायरोसिन होता है, यहाँ थ्रियोनिन होता है। तो टायरोसिन को V1 आकर फॉस्फोरिलेट करती है और जो थ्रियोनिन को कैप प्रोटीन आके फॉस्फोरिलेट करती है एक्टिव करने के लिए। लेकिन V1 एक इनहिबिटरी काइनेस होता है और वो जो टायरोसिन को फॉस्फोरिलेट करवाता है तो ये इनहिबिट करवा देता है CDK को। तो CDC25 प्रोटीन होती है, वो आकर इस फॉस्फेट को हटाती है, तो ये एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनता है और सेल मूव करता है G2 कॉम्प्लेक्स से G2 फेज से M फेज के अंदर। लेकिन जब सेल रेप्लिकेट नहीं किया तो ये ATR और CHEK1 प्रोटीन एक्टिव होंगी, ये CDC25 को इनएक्टिव करेंगी ताकि सेल माइटोसिस फेज में मूव नहीं कर सकते जब तक रेप्लिकेशन कंप्लीट ना हो। तो इस तरीके से सेल हमारा देखता है कि अगर सेल के अंदर प्रोटीन्स होती हैं वो सेंस करती हैं किसी भी चेंज को और सेल साइकिल को किसी भी स्टेज पर अरेस्ट करवा देती हैं, उसको रिपेयर करवाती हैं। अगर रिपेयर मैकेनिज्म नहीं होता तो एपोप्टोसिस पाथवे को एक्टिवेट कर देती हैं प्रोटीन्स और सेल की डेथ हो जाती है। थैंक यू।